Assalamu alaikum. Am I audible? Okay, some old faces. Okay, I hope so कि मुझे इजी होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग हेल्प आउट करेंगे मुझे आंसर्स कर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डबल ए। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट लेक्चर है आज और उनको ये पता नहीं होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ओके, ये ना ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट होगी मेरे सारे पॉइंट, सारे जितने भी पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं, जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें बताऊँगा, सारे पास पेपर हैं। ठीक है, कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सीपीएसपी ने ना पूछा और वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्स्ट्रा बता सकता हूँ लेकिन कम नहीं। वो नहीं है कि ज़्यादा मैं सीपीएसपी के अगेंस्ट जाऊँ या बाहर जाऊँ। सो हमने पिन पॉइंट स्टडी करनी है जो कि हेल्प आउट हो हमें इन द पेपर, और प्रैक्टिस करनी है टू परफॉर्म गुड इन द पेपर। ओके फाइन, लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। जस्ट अ मिनट, मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, एवरीबॉडी इज वर्किंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, बस 1 मिनट में कर देता हूँ। डायग्राम में कर लूँ डाउनलोड। दैट्स इट। ओके, प्लीज लेट मी नो आप में से कितने रिपीटर हैं जिन्होंने प्रीवियस सेशन लिया हुआ है। प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मच? जिन्होंने पहले लिए हुए हैं क्लासेस वो दोबारा ले रहे हैं। जस्ट ओनली वन। ओके, डॉक्टर मुनीर। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, दैट्स ओनली वन। ओके फाइन। और डॉक्टर मुजीब, अच्छा, यू आर द सेम पर्सन ना जो 74 एग्रीगेट पे जिनका हुआ था, आप वही है ना? ओके, डॉक्टर मुजीब। ओके फाइन, एंड रीज़न भी बताएं क्या वजह थी स्टूडेंट्स को, सो डैट ये ना लगे उनको देखें ये सर पुराना दोबारा दोबारा आ रहा है। लेट अस नो वाई 74 पे फेल क्यों हुए थे। लास्ट में रिवीजन नहीं की थी लास्ट वीक के अंदर। ओके, ओके फाइन, थैंक यू डॉक्टर मुजीब। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू कि आपको तो पास होना चाहिए था, एंड यू नो मुझे 3 लोगों का बहुत दुख हुआ, उनमें से आप भी हो एक। ओके फाइन। ओके, आई होप सो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी मेरी। स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके फाइन। ओके, लेट्स आज सांसें पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी स्टार्ट विद द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से हम बात करेंगे। ओके, और हम ओके, सो हमारे पास ब्रेन स्टेम होती है। ब्रेन स्टेम, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम क्या होती है? प्लीज लेट मी नो, ब्रेन स्टेम क्या होती है? ओ प्लीज, दिस इज अ इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड पार्टिसिपेट, तभी फायदा होगा। ब्रेक। ओके, मिड ब्रेन, pons एंड medulla, राइट? एमपीएम, दिस इज अ ब्रेन स्टेम। ओके, जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस, ये मेड्यूला है ना, ये मेड्यूला है। रिफ्लेक्सेस कौन से? ओके, रिफ्लेक्सेस हैं हमारे पास कफ रिफ्लेक्स। ओके, एक होता है कफ रिफ्लेक्स, उसका सेंटर कौन सा होगा? मेड्यूला। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स का सेंटर मेड्यूला। स्नीजिंग रिफ्लेक्स का सेंटर मेड्यूला। वोमिटिंग, स्नीजिंग का
medulla. Okay. Sometime I do not write the complete words, तो वो आप वैसे अंडरस्टैंड कर लें। स्नीजिंग और उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, मेड्यूला। और जो आज हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी सेंटर, वो भी हमारे पास मेड्यूला होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर। और एक और क्वेश्चन आता है, सीएनएस में पढ़ेंगे, डिकसेशन ऑफ फाइबर कहाँ पे होती है? डिकसेशन, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, राइट। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा हमारे पास डिकसेशन ऑफ फाइबर, जहाँ पे डिकसेशन का क्या मुराद होता है, जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास, डिकसेशन ऑफ फाइबर जो क्रॉस कर जाते हैं, किस एरिया पे डिकसेट करते हैं, दैट इज मेडुला ऑब्लिगेंटा। ओके। रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग का हमारे पास, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर हमारे पास कौन सा होता है? मेड्यूला। ओके। हमारे पास एमसीक्यूज पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयन काजिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कौन सी लेयन होगी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा? लेयन विल बी एट, लेयन कहाँ, मेड्यूला पे ना, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेड्यूला है। ओके। रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेजरली कंट्रोल ब्रीथिंग रेगुलेशन करता है हमारे पास, वो मेड्यूला होता है। और हमारे पास और भी सेंटर होते हैं जो कि पोन्स के अंदर मौजूद होता है, हमारे इसकी रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं अभी। ओके। ब्रीथिंग में क्या चीज़ होती है, एक मैंने एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिया कि लेयन कहाँ पे होगी अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, ठीक है। ओके फाइन। दूसरी हम बात करते हैं अबाउट हमारे पास जो मेड्यूलरी सेंटर है जो कि ब्रीथिंग रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं मेड्यूला में, ब्रीथिंग रेगुलेशंस के अंदर, जो मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट्स हैं? दो तरह के होते हैं। द वन, हमारे पास डोर्सल, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेड्यूल, नो, डॉक्टर नो निमोटेक्टिक यहाँ पे नहीं आता है, एपनोटिक निमोटेक्टिक की अभी बात ना करें, वो यहाँ पे नहीं आता। ओके। डोर्सल ग्रुप होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके। मैं आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ाता, देसी तरीके से पढ़ाता हूँ। चीज़ें कुछ लाइक कुछ लोगों को, मम्मी डैडी लोगों को अकवर्ड भी लगती होंगी मेरे वर्ड्स, बट याद वही रहती हैं चीज़ें। ओके। डोर्सल, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास, ओके, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर हमारे पास, रिमेंबर ये पीछे वाली साइड पे है, डी फॉर डोर्सल, डीप इंस्पायरेशन, ठीक है। दैट इज इन्वॉल्व इन द, हमारे पास इंस्पायरेशन, डोर्सल जो कि डीप है, इंस्पायरेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है, डीप इंस्पायरेशन। सो डोर्सल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द डीप इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन के अंदर आपने याद रखना है कि कौन सा हमारे पास ब्रीथिंग की जो इंस्पायरेशन करवाता है, कौन सा मेड्यूलरी का सेंटर है जो कि इंस्पायरेशन करवाता है। डी से डोर्सल, डीप इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, ये डोर्सल जो है ना, ये बड़े काम का होता है, ये दोस्ती रखता है विद द ब्रीथिंग के साथ। इट हैज़ अ फ्रेंडशिप, डीप फॉर डीप इंस्पायरेशन, डीप फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती है इसकी ब्रीथिंग के साथ। लाइक इट कंट्रोल बेसिक रिदम ऑफ द ब्रीथिंग, ठीक है। सो दोस्ती है इसकी, दैट इज बेसिक जो रिदम है ऑफ द ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। एक तो डीप इंस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, बेसिक जो हमारे पास रिदम है ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डोर्सल ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। अब ये जो वेंट्रल है, वेंट्रल है, यू नो, अंटीरियर साइड पे है, देयर इज समथिंग अंटीरियर, अंटीरियर मुंह की फेस पे, मुंह की साइड पे है अंटीरियर, वेंट्रल दैट इज अंटीरियर साइड पे है। तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, नाक भी हमारा इंटीरियर साइड पे है, मुंह भी इंटीरियर साइड पे है, दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सपायरेशन, एक्सहेल और एक्सपायरेशन के अंदर, ठीक है। एक्सपायरेशन के अंदर हमारे पास ये इन्वॉल्व होगा, जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होगा ऑफ द म्यूंडल, एक्सपायरेशन के अंदर ये हमारे पास इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा, रिमेंबर जब काम बढ़ जाता है ना, तब ये एक्टिवेट होता है। वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वध जाना, वध जाना पंजाबी में कहते हैं व्हेन समथिंग इज इंक्रीज एक्सेसिवली, ठीक है, उसको कहते हैं हम वध जाना। वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वध जाना, जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, लाइक जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि एक्सपायरेशन करवाता है, ठीक है। लाइक इन एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर हमारे पास नॉर्मल जो ब्रीथिंग हो रही है ना,
वो तो डोर्सल के अंदर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेंटेन कर रहा है, इंस्पायरेशन करवा रहा है। जो एक्सपायरेशन हो रही है वो पैसिव रिक्वायर से हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन जब हमने एक्सरसाइज हो रही है, हमारे पास एक्सपायरेशन एक्टिव फिनोमेना होगा। वो उसके अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर जब काम बढ़ गया है, बढ़ जाना, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप विल एक्टिवेटेड। एमसीक्यूज ये पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ब्रीथिंग सेंटर is not activated when at the rest, but during exercise it got activated and control the breathing। वो कौन सा होगा? Yes, that will be ventral। ठीक है, एक्सरसाइज दैट विल वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब दूसरी बारी आ जाती है हमारे पास, जो डॉक्टर साहिबा ने अभी बात की थी पोन्स की। ये पोन्स आ गए ब्रेन स्टेम के पोन्स, जो निमोटेक्टिक, ओके, द पोन्स, निमोटेक्टिक एंड एप्नियोस्टिक सेंटर जो होते हैं हमारे पास। ओके, न्यूटेक्टिक एंड एप्नियोस्टिक सेंटर। ओके, एप्नियोस्टिक सेंटर क्या होता है? एप्नियोस्टिक सेंटर यू कैन, एप्नियोसिस, एप्नियोसिस, एप्नियोसिस क्या होती है? देयर इज प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, उसको एप्नियोसिस कहते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, एप्नियो, एप्नियोसिस, एप्नियोस्टिक सेंटर, एप्नी, एन ई ए यू, एप्नियोस्टिक, एप्नियोस्टिक सेंटर। ओके, एप्नियोस्टिक सेंटर। ठीक है, एंड न्यूमोटेक्टिक। ओके, जो मैं चीज़ें आपको कोरिलेट करवा रहा होता हूँ ना, देसी तरीके से बता रहा होता हूँ, वही चीज़ें आपको याद रहनी है पेपर के अंदर भी। आपको जब ये वेंट्रल ग्रुप आएगा ना, तो जो मैंने वर्ड बोला बच जाना, तो ये वाला याद आएगा, हाँ सर ने ऐसे बोला था, तो ये एक्सरसाइज के साथ रिलेट करके। तो आपने, या तो आप अगर करेंगे तो आपको भूल जाएगा। लेकिन जब इस तरह कोरिलेट कर लेते हैं ना साउंड के साथ या किसी कॉमन फनी थिंग के साथ, तो एमसीक्यूज पिक करना बड़ा इजी हो जाता है। जब आप सीपीएसपी में अगर दोबारा आपने कभी ये एमसीक्यूज देखा भी ना हो ना, दोबारा रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हो, बस ये वक्त जाने से याद किया होगा, तो इजीली पिक कर लेंगे आप एमसीक्यू से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ। अच्छा, न्यूमोटैक्टिक्स है, न्यूमो, सॉरी, अच्छा आए थे, कितने याद आए थे? अच्छा, थैंक यू यार। मक्खन तो नहीं ना लगा रहे? अच्छा चलो यार, ठीक है। अच्छा, ओके, नहीं डॉक्टर अली, बटरिंग नहीं है, आई नो माय स्टूडेंट्स। वो बटरिंग जो कर रहा होता है ना, मुझे उसका पता लग जाता है। अभी तो मैं, एंड दे नो आई एम द बेस्ट। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट कर लूँ तो रिपीट कर दूंगा। ओके, एप्नियोस्टिक सेंटर क्या होता है? मैं ज्वाइन कर रहा हूँ साथ साथ में ना, जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं उनको ज्वाइन करवा रहा हूँ। ओके, एप्नियोस्टिक सेंटर, ये जो एप्नियोस्टिक सेंटर होता है ना, दैट इज अंदर आने के लिए, एप्नियोस्टिक, आप अंदर आए, एप्नियोस्टिक, दैट इज व्हाट द वर्ड यू कैन परसीव फ्रॉम द एप्नियोस्टिक सेंटर। आप अंदर आए, दैट इज इंस्पायरेशन, डीप इंस्पायरेशन ये जो करवाता है। ठीक है, ओके। दूसरा, दैट इज लोकेशन इसकी क्या होती है? दैट इज इन द लोअर पोन्स। ठीक है, आप अंदर लोअर पोन्स के अंदर। न्यूमोटेक्टिक, ओके, P for pons, pneumotactic जो सेंटर होता है, P for pons in the upper pons। The first P है, that is the first, जो superior साइड पे होगा, उधर इसकी लोकेशन होती है। द फर्स्ट हम दोनों मिक्स कर देते हैं, एपनियोटिक ऊपर था या न्यूमोटेक्टिक ऊपर था, तो पी पहले आ रहा है, तो ये जो पोन जहाँ से स्टार्ट होता है अपर पोन, तो वो उस पर ये आएगा। ठीक है, इस तरह आपने याद करना है, पी पहले आ रहा है तो पोन्स के साथ न्यूमोटेक्टिक है, तो और ये अपर साइड पे आएगा। और न्यूमोटेक्टिक ना भाई और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमोटेक्टिक ना भाई और ज़रूरत नहीं है, दैट इज इट इनहिबिट इंस्पायरेशन, इनहिबिट करेगा इंस्पायरेशन को। ठीक है, इनहिबिट, इनहिबिट, यस, यस डॉक्टर रूज। ओके, अच्छा, ओके डॉक्टर रूज, एक्चुअली यू आर स्टडिंग द डबल ए एमसीक्यूज। ठीक है, दिस इज एमसीक्यू सेशन इन अ लिटिल बिट देसी वे। ओके, मेरा क्या काम होता है? मैं आपके साथ टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसको एक कंसेप्ट दूंगा, उसके निमोनिक्स दूंगा। दीज आर ऑल पास पेपर एमसीक्यूज, जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। डबल ए एक्सट्रैक्टेड थिंग्स है ज़्यादातर,
दूसरी बुक से भी एक्सट्रैक्ट हैं, रफ़ी से, एसके से, एमएनएस से, ठीक है? और ये जो मैं चीज़ें आपको इन सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा भी रहा होता हूँ, थोड़ा-सा कंसेप्ट भी दे रहा होता हूँ, जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो भी साथ में बता रहा हूँ, ठीक है? जब आप खुद पढ़ेंगे डबल ए या हमारे पास टाइम बच जाएगा तो आई विल प्रैक्टिस अप्लाई दैट नॉलेज, मैं प्रूव करूँगा आपको कि ये इस तरह था। या तो फिर अगर आप खुद पढ़ेंगे जब डबल ए के एमसीक्यूज़ करेंगे आफ्टर माय लेक्चर यू विल फील दैट ये सर ने बात की थी इस तरह थी, ये इस तरह थी, ठीक है? You have just only apply करना है आपने उस एमसीक्यूज पे। नो यू गेट मी डॉक्टर नूर अरोज? यस, एमसीक्यू रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, यस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। अभी हम सांसों से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, दीज आर नॉट द स्पेसिफिक, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा लाइक पहले एमसीक्यू से लेकर फिर आपको उसको पढ़ा रहा हूँ। दीज आर द एमसीक्यू, जब आप पढ़ोगे आपको अंदर मिलेंगे ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? दिस इज नॉट जस्ट लाइक मैं आपको पहला एमसीक्यू बताऊंगा, ये पहला एमसीक्यू, ये दूसरा, ये तीसरा। दिस इज ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एमसीक्यूज, ये रैंडमली दिए होंगे उन्होंने, ठीक है? दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, ओवरव्यू जस्ट आपकी बेस बना रहा हूँ मैं। ओके, हम अभी पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास, मैंने ब्रेन स्टेम बताई। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, ठीक है? अब मैंने मेड्यूला की बात की है कि जितने ज़्यादातर रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं हमारे पास मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कफ की बात की, उसके बाद मैंने आपको स्नीजिंग की बात की, उसके बाद मैंने वोमिटिंग की बात की। सो हम इन चीज़ों के साथ कंसर्न नहीं है, तो मैं इनका न्यूक्लियर अभी नहीं बता रहा आपको। यहाँ पे हम वी आर कंसर्न विद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग सेंटर। ब्रीथिंग सेंटर कहाँ पे है? मेड्यूला के अंदर। सो जो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है उसका हमारे पास मेड्यूला में दो उसके न्यूक्लियाई होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। जो डोर्सल होता है, ओके, जो डोर्सल होता है वो पीछे होता है। देयर इज समथिंग वी आर टेकिंग इनसाइड, इनसाइड डीप इंस्पायरेशन। डोर्सल से आपने याद करते हैं देयर इज डीप इंस्पायरेशन, ठीक है? डीप इंस्पायरेशन। और इसकी दोस्ती होती है विद द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के साथ दोस्ती करती है, मतलब उसका रिदम कंट्रोल करता है उसका। डोर्सल से डीप इंस्पायरेशन और इसकी दोस्ती भी है, सो इट कंट्रोल द रिदम, रिदम ऑफ बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है? सो दैट्स वाई द फ्रेंडशिप विद द ब्रीथिंग, इट कंट्रोल कर रहा है, यू नो, जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है उस वो आपको कंट्रोल करता है, एक्स फैक्टर स्पेशली। ओके, द वेंट्रल, वेंट्रल ग्रुप जो होता है रेस्पिरेटरी, उसके अंदर क्या होता है? एंटीरियर होता है। मैंने आपको बताया हमारा नाक, हमारा मुंह एंटीरियर साइड पे है, तो वेंट्रल से एक्सपायरेशन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो वेंट्रल, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं, ठीक है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर जो ग्रुप है, और ये हमारे पास एक्सपायरेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। और मैंने आपको बताया व्हेन देयर इज समथिंग, बी से वध जाना देसी में कहते हैं, व्हेन समथिंग इज एक्सेसिवली इंक्रीज, उसको हम पंजाबी में कहते हैं वध जाना, ठीक है? वध जाना, नॉट बढ़ जाना, वो मड़वत वाला नहीं, दैट इज वध जाना, ठीक है? ओके, तो व्हेन समथिंग इज गोड एक्सेसिवली इंक्रीज, उससे मतलब देयर इज समथिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इंड्यूस। ये नॉर्मली एक्टिवेटेड नहीं होता वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, व्हेन देयर इज समथिंग एक्सरसाइज और समथिंग फिजिकल एक्टिविटी, दिस ग्रुप गेट एक्टिवेटेड एंड काजेज एक्सपायरेशन, ठीक है? सो एमसीक्यूज ये पूछता है आपसे कि हमारे पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर stimulated during exercise? Yes, डॉक्टर। डॉक्टर लारेब की मुझे रिक्वेस्ट नहीं आई हुई अभी ना, एडमिट रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। अच्छा, ओके, जस्ट लेट मी सी, उनका मैसेज आया हुआ है लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई मुझे अभी। अच्छा, हो गए हैं, ओके, हो गए हैं, ओके फाइन, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी जी। ओके, नहीं, नॉर्मल के अंदर जो एक्सपायरेशन हो रही है ना वो इट इज अ पैसिव फिनोमिना, दैट इज अ पैसिव। जी
जी, जी, डोर्सल होता है, जो हमारे पास एक्सपिरेशन नॉर्मली हो रही होती है, वो पैसिव रिकॉइल की वजह से होती है, ठीक है? दैट इज़ नॉर्मल जो ब्रीथिंग रिदम कंट्रोल कर रहा है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, दैट इज़ एसोसिएटेड विद डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? और जो हमारे पास आप बात कर रही हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ के अंदर जो हमारे पास एक्सपिरेशन करवाता है और जो एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन और रेस्ट के ऊपर हमारे पास एक्टिवेट नहीं होता, दैट इज़ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? ओके, दो दूसरे हमारे पास सेंटर आ जाते हैं। एक मैंने आपको एमसीक्यूज ये बताया कि जो नॉर्मली एक्टिविटी नहीं होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज में एक्टिवेटेड होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दूसरी बात हम ये की है कि लेयन कहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। वेयर विल बी द लेयन इन द ब्रेन स्टेम, या ब्रेन की कहाँ पे लेयन होगी जहाँ पे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, मिड्यूला। ये दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। दूसरी हम बात कर रहे थे अबाउट पॉन्स, दीज आर सम एसोसिएटिंग फैक्टर जो कि ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास एसोसिएट होते हैं। एपनियोस्टिक जो कि हमारे पास लॉन्ग ब्रीथिंग करवाती है, लॉन्ग इंस्पायरेशन करवाती है, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन करवाती है, ठीक है? और हमारे पास एपनियोस्टिक मतलब अंदर आना, ठीक है? और ये लोअर पोन के ऊपर होता है। दिस इज पी इज सेकेंड अल्फाबेट, सो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट थिंग कि ये लोअर पोन है। पी जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर होता है वो पहले पी आ रहा होता है, तो अपर पोन्स की उसकी लोकेशन होती है। एंड न्यूमोटैक्टिक जो न्यूमोटैक्टिक है ना भाई और नहीं इंस्पायर करवाना, न्यूमोटैक्टिक ना भाई और नहीं इंस्पायर करवाना, तो इट इनहिबिट इंस्पायरेशन। सो हमारे पास एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग causing increased frequency of breathing, increased frequency of breathing, that is pneumotactic center, ठीक है? हमारे पास इनबिट करवा देता है इंस्पायरेशन को, बट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा देता है ब्रीथिंग की। ओके, उसमें कौन सा होगा, न्यूमोटैक्टिक। एक एमसीक्यूज पूछता है हमारे पास कि ओवर इन्फ्लेमेशन, अगर ये लंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग, और हमारे पास जो ओवर इन्फ्लेमेशन होती है लंग की, वो किससे हमारे पास प्रिवेंट होती है, कौन सा रिफ्लेक्स होता है? ओके, जब ओवर इन्फ्लेमेशन होती है लंग की, तो हमारे पास देर इज हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, ओके, हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, ओके, हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, जो कि विच प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, ओके, ब्यूरल रिफ्लेक्स, ओके, हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, ओके, ब्यूरल रिफ्लेक्स, दिस इज हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स क्या करवाता है, दिस प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। होता क्या है, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच गोड एक्टिवेटेड, हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है स्ट्रेच रिसेप्टर्स की, और वो हमारे पास सिग्नल्स देते हैं थ्रू द वेगस नर्व्स टू द न्यूमोटैक्टिक सेंटर्स को, ठीक है? जो कि कंट्रोल करता है हमारे पास, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। और हमारे पास वो ये यहाँ पे जो और इन्फ्लेमेशन होती है उसको प्रिवेंट कर देता है, स्ट्रेस ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेस रिसेप्टर्स विद द हेल्प ऑफ द वेगस नर्व, ठीक है? हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स। सो व्हाट इज हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, विच प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, ठीक है? अभी मैं बात करता हूँ अबाउट एफरेंट विच इज एसोसिएटेड विद डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके, जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसकी एफरेंट की बात करता हूँ मैं। एफरेंट दो तरह से होती है, एक होती है वेगस, दूसरी होती है ग्लोसोफ्रेंजियर, ठीक है? ग्लोसोफ्रेंजियर, वेगस हमारे पास जो एफरेंट लेकर जा रही है नर्व्स, वो कहाँ कहाँ से लेकर जा रही है, दैट इज कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो रिमेंबर, हम कीमोरिसेप्टर अभी पढ़ेंगे, कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? कीमोरिसेप्टर से एंड स्ट्रेच रिसेप्टर से। सो जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं हमारे पास, वो विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ द पोन्स पोन्स ये हमारे पास कंट्रोल ऑफ लंग इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है? सो दैट्स वाई हम कह रहे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, वेगस नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, और हमारे पास देयर इज प्रिवेंशन ऑफ ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, दैट इज व्हाट हैपन इन द हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स। और नर्व्स कौन सी होती है, दैट इज वेगस नर्व, ठीक है? वेगस नर्व। नोसोफ्रेंजियल नर्व भी हमारे पास एफरेंट देती है। डोर्सल जो ग्रुप्स होते हैं रेस्पिरेटरी ग्रुप, वो भी हमारे पास उसको जाती है, बट यहाँ पे जो सेंसर होते हैं वो जस्ट ओनली द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है? कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, विच सेंसेस द केमिकल्स। अभी हम बात करेंगे वो केमिकल्स कौन कौन से वाले होते हैं,
लाइक पीएच हो सकती है, जिसमें हाइड्रोजन आयन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। सो दिस इज अबाउट हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास बंदे ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है, एक्सरसाइज शुरू कर दी है, और एक्सरसाइज के दौरान उसका हार्ट वेंटिलेशन इंक्रीज हुई है। सो व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो रिमेंबर द इंक्रीज इन वेंटिलेशन in the exercise, there will be involvement of higher centers which causing the increased ventilations. Higher center कौन से? cerebral cortex, hypothalamus और sensory cortex of the brain, ठीक है, which causing the increased ventilation. Okay, increased ventilation during एक्सरसाइज, एमसीक्यूज पूछेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसने डिफरेंट ऑप्शन दी होंगी, लेकिन उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर सेंटर्स विच काजिंग द इंक्रीज वेंटिलेशन, और वो हायर सेंटर सेरेब्रल कोर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, और वो ये वाले होते हैं। ओके फाइन। सो अ लिटिल बिट अबाउट हमारे पास अबाउट ब्रीथिंग रेगुलेशंस। सो प्लीज टेल मी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन इंक्रीज करवाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग कौन इंक्रीज करवाता है? कौन सा ग्रुप इंक्रीज करवाता है? दैट इज न्यूमोटेक्टिव, ठीक है, रिमेंबर न्यूमोटेक्टिव हमारे पास इंक्रीज करवाता है। और हमारे पास सीज ऑफ रेस्पिरेशन जब होती है तो लीजन कहाँ पे होती है? मेडिकुला के ऊपर। ओके फाइन। और ये देखना, वो इनहिबिट कर देता है इंस्पायरेशन को, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, न्यूमोटेक्टिक करवाता है। फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज न्यूमोटेक्टिक करवाता है। वो देखें ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज नंबर नंबर ऑफ टाइम्स जो चीज ज्यादा हो रही है। अब जिसने डीप इंस्पायरेशन करवा दी है, ये ज्यादा ब्रीथिंग करवाएगा कि कम ब्रीथिंग करवाएगा एक सेकंड में? ये तो डीप इंस्पायरेशन करवाएगा ना। नहीं, डीप इंस्पायरेशन जब होगी, आपके कितने कितने टाइम्स पे आप इंस्पायर, ब्रीथिंग क्या है? इंस्पायरेशन है एक्सपायरेशन, ठीक है, दैट इज अ ब्रीथिंग। अगर ये लंबी इंस्पायरेशन करवा रहा है, इसको टाइम ज्यादा लगेगा टू गेट इंस्पायर्ड, द नंबर ऑफ ब्रीथिंग विट डिक्रीज, ये इनहिबिट कर देगा इंस्पायरेशन को, वो एक्सपायर कर लेगा और वो तोड़ना शुरू कर देगा, और फिर इंस्पायर करेगा, फिर इसको इनहिबिट कर देगा, फिर थोड़ा सा इंस्पायर करेगा, इनहिबिट करना शुरू कर देगा। सो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज इन न्यूमोटैक्टिक, नॉट इन एप्नियोस्टिक। वो तो डीप करवा देगा और उसको फैसिलिटेट करवाएगा। आर यू गेटिंग मी डॉक्टर नूर? ओके। अच्छा, हेयरिंग यूनिट का हमने बात कर ली। जी, रेस्पिरेटरी रेट, यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, उसी से मुराद होता है। ओके, ओके फाइन, हमने ये बात कर ली अबाउट ब्रीथिंग की। ओके, आगे हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर्स की, जो अभी मैंने आपको बताए हैं। ओके, कीमो रिसेप्टर्स। ओके, कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कीमो रिसेप्टर्स? ओके, ओके, विच सेंस द केमिकल्स इन आवर बॉडी। अच्छा, हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स आपने पढ़े होंगे, दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं ना कीमो रिसेप्टर्स। ओके, एक तो हमने उधर भी बात कर ली, जो ब्रीथिंग के अंदर रोल होता है कीमो रिसेप्टर्स। ओके, कीमो रिसेप्टर्स में कौन से होते हैं? टू तरह के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ओके, द सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ओके, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल के अंदर हमारे पास कौन से आ सकते हैं? एज सच नेम इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस हो गया, वेंट्रल मेड्यूलरी न्यूक्लियस हो गया, या मेड्यूलरी जो हमारे पास राफी होता है, मेड्यूलरी राफी, दीज आर द सेंट्रल। ठीक है, सो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर की जब बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस और वेंट्रल मेड्यूलरी न्यूक्लियस या मेड्यूलरी राफी न्यूक्लियस, यहाँ पे इसके ऐसे चीज नेम्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं नहीं एम्फोसाइज करवा रहा हूँ, ना याद करवा रहा हूँ आपको, बस पता हो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में क्या क्या आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें क्या होते हैं? कैरोटिड बॉडीज, यस। अभी मैं आपसे पूछूंगा कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज होती हैं एंड एओटिड बॉडीज। ठीक है, कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। ओके, आपने पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर भी इसको कह रहे हैं, आप इसको बैरो रिसेप्टर में भी पढ़ते होते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? ओके, डॉक्टर नेजा, आपने कुछ पूछना है?
ओके, एओर्टिक, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज आर द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सो रिमेंबर हमारे पास जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं दे आर आल्सो द बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है, इनको बैरोरिसेप्टर्स भी कहते हैं। बैरोरिसेप्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे सेंसेस द प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेटेड बैरोरिसेप्टर। डॉक्टर अनीजा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स, इनको बैरो रिसेप्टर्स भी कहते हैं हम, बिकॉज दे, बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? विच आर एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेशर्स, ठीक है, बैरो मीन प्रेशर। इसी तरह वो, ओके, ओके प्लीज लेट, म्यूट कैसे करना है इसको? ओके, डॉक्टर अनीजा को कोई म्यूट कर सकता है? मैं वही देख रहा हूँ यार। अच्छा जी, ओके कर लिया, थैंक यू डॉक्टर अनीजा। ओके, अच्छा बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? दैट इज हमारे पास जो प्रेशर सेंस करते हैं। हमने पढ़ा था जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हमारे पास प्रेशर होता है उसको सेंस करते हैं, और ये हमारे पास उसको रेगुलेट करते हैं, चेंज इन प्रेशर। और हमारे पास उसमें हमने ये भी पढ़ा था जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रेशर को दोनों को सेंस करते हैं वो कौन सा होते हैं? कैरोटिड या ओटिक बॉडी? ओके, कैरोटिड, ओके। और जो एओटिक बॉडी है वो इंक्रीजिंग प्रेशर को सेंस करते थे या डिक्रीजिंग को करते थे? यस, ओनली इंक्रीज प्रेशर को में सेंस करते थे। और जो हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज प्रेशर को सेंस करते थे दैट इज कैरोटिड। दीज आर द प्रेशर्स, ठीक है। कीमोरिसेप्टर्स में वो हम उसमें रेगुलेशन जो रैपिड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर उसके अंदर बैरोरिसेप्टर बहुत जल्दी से रेगुलेट करते हैं जो ब्लड प्रेशर को, तो बैरोरिसेप्टर को बहुत जल्दी जो करते हैं, ठीक है। ओके, हम उधर नहीं जा रहे अभी, अभी हम यहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स की बात ही करेंगे कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास ओके, और इनकी नर्व सप्लाई भी डिफरेंट होती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग्स। ये कहाँ किस किस चीज़ को कीमोरिसेप्टर, कौन से केमिकल्स होंगे जिनको ये सेंस करेंगे? दैट विल बी ऑक्सीजन, ओके, 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 यहाँ, ओके हो, ओके, ओके, ऑक्सीजन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, एंड पीएच, ठीक है, पीएच। और ये जो पीएच होती है ये हमारे पास कौन सी वाली पीएच होती है? लाइक पीएच का मतलब ये होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को सेंस करते हैं। ये पीएच कौन सी होती है? आर्टीरियल, वेनस, सीएसएफ, कौन सी पीएच होती है? दैट इज आर्टीरियल पीएच, रिमेंबर दैट इज आर्टीरियल पीएच, आर्टीरियल पीएच होती है ये वाली, आर्टीरियल पीएच, ओके, आर्टीरियल पीएच, ओके, आर्टीरियल पीएच, आर्टीरियल पीएच, ओके फाइन। दूसरी हमारे पास ये आ जाती हैं दैट इज जो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। इनकी प्योरिटी होती है यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिको से याद करते हैं, पिको, 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 ओके, पिको दैट इज पी फोर पी एच एंड ओ फोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो पी एच है वो हमारे पास दो तरह की होती है, दैट इज पी एच ऑफ द सी एस एफ and the pH of the interstitial fluid, ठीक है, CSF and pH of the interstitial fluid. So remember MCQs हमारे पास पूछता है which is common among the peripheral central chemoreceptors, जो हैं वो कॉमन किसको रिस्पॉन्ड करेंगे कॉमनली? ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, नहीं कॉमन दोनों का कौन सा होगा कॉमन? व्हाई नॉट पीएच? एच भी तो कॉमन है। रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर प्लीज, ये देखिएगा, अगर वो कॉमन दूसरे का पूछता है ना, जस्ट ओनली वो पूछता है कि कॉमन कौन सा है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। वो ऑप्शन में, दूसरी ऑप्शन में अगर केला पीएच दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है देन यू कैन प्रायोरिटाइज पीएच, अगर केली पीएच की बात की हुई है। अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज द पीएच इज इटसेल्फ अ जनरल टर्म, जो पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन को सेंस करते हैं वो दोनों सेंट्रल एंड पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स।
but that is the pH or the hydrogen ion which is present in the CSF or the interstitial fluid which is specifically for the central chemoreceptors. और जो पेरिफेरल chemoreceptor की pH से मुराद होता है वो arterial pH की बात होती है. Am I clear? Is that point clear to you people? ओके. इसी तरह एक और एमसीक्यू पूछता है कि हमारे पास हमारे पास पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है, और उसने बाय द लाइक बात की होती है ऑक्सीजन. ऑप्शन में एक देता है ऑक्सीजन, बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑक्सीजन. ओके. और ओके रिमेंबर, रिमेंबर अकेली ऑक्सीजन हमारे पास सेंस नहीं करता वो, ठीक है, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन आनी चाहिए, ठीक है. पेरिफेरल रिसेप्टर सेंस डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. एक पेशेंट है, उसको उसकी रेस्पिरेशन सेचुरेशन ड्रॉप कर रही थी, लाइक वो 40 से नीचे नीचे जा रहा है. हमने उसको ऑक्सीजन दी, 40% थी उसकी सैचुरेशन और डिक्रीज हो रही है. ऑक्सीजन हमने उसको देना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दी भाई उसको. उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया. वाई? एमसीक्यूज आता है ये, पूछता है मेड्यूल रेस्पिरेटरी असेस. ओके. क्या होगा? क्या होगा? यस, डॉक्टर ब्रोनी इज राइट. डॉक्टर ब्रोनी इज राइट. जब हम एक्सेसिव ऑक्सीजन देते हैं, एक्सेसिव ऑक्सीजन इज आल्सो टॉक्सिक. सो एक्सेसिव ऑक्सीजन की वजह से देयर इज वॉशिंग आउट ऑफ carbon dioxide. The carbon dioxide is the stimulator of respiratory center. ठीक है, हमारे पास इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो देर इज इट स्टिमुलेट द ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सेंटर विच काजेज द रेस्पिरेट ब्रीथिंग इंक्रीज ब्रीथिंग, ठीक है. सो एक्सेसिव ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है विच लीड्स टू एपनियोसिया एपनियोस्टिक रेस्ट ऑफ ब्रीथिंग. सो एक्सेसिव ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी डेंजरस, ठीक है. ओके फाइन. दूसरी हमने रिसेप्टर्स की बात की है. ओके. तो फाइन. अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द वॉल्यूम्स ऑफ. ओके जस्ट अ मिनट, मैं लेट मी सी, मैंने इमेज देखने लगा. ओके. अभी हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे. जो लंग्स के हम ब्रीथिंग की अभी बात कर रहे हैं, सांस का सेंटर कौन सा हो गया, हमने उसके बाद कीमोरिसेप्टर्स की बात कर ली. उसके बाद अब हम जो अंदर वॉल्यूम लेकर जा रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर ली, और उसके बाद कीमोरिसेप्टर्स की बात कर ली. अब जो अंदर हमारे पास वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके बारे में भी क्वेश्चन वो ज़्यादातर पूछता है हमसे. ओके. जस्ट ओके. सो दीज आर द वॉल्यूम्स ऑफ, जो कि रफ़ी की मैंने डायग्राम ली हुई है. हमारे पास फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं. नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं ना, कोई हमें टेंशन वगैरह नहीं है. जो हम अंदर वॉल्यूम लेके जा रहे हैं, हम अंदर और बाहर निकाल रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम. देयर इज नो टेंशन एट ऑल, ठीक है. हमें कोई टेंशन नहीं है, बस जस्ट
हम अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। ओके। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। ओके, जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 500। ठीक है, 500 ml। ठीक है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम। ये जो यहाँ पे सेंटर में दिखा रहे हैं ना ऐसे ऐसे, ये सारी रोज शो कर रही है वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीटी के साथ। यस, दिस वन। ओके। ओके, दिस वन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज वी वी डी वी टी। ओके, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाता है जो कि हम लाइक टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं, above that volume which is inspired above tidal volume। tidal volume के ऊपर जो हम वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे होते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा हम बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, ओवर टाइडल वॉल्यूम। ओके, ये टाइडल वॉल्यूम था। उसके बाद जो हमने वॉल्यूम इनसाइड लिया है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, लंबा सा सांस लिया, एक तो नॉर्मल हमने बाहर सांस निकाला और फिर थोड़ा सा लिया, उसके बाद फिर और जोर से सांस लिया। ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम वॉल्यूम अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3000। ठीक है, 3000, 3000 ml, 3000 ml। और जो नॉर्मली हम रेस्ट के ऊपर अंदर बाहर कर रहे होते हैं वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो आफ्टर रिमूवल ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर या टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद जो हम फोर्सफुली निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद हमने फोर्सफुली निकाला, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिमेंबर, अगर हम मैक्सिमली इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमली इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, वो जो वॉल्यूम बन जाएगा, ये तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे ये वाले। मैक्स में इंस्पायर किया, ठीक है, मैक्स में इंस्पायर करने के बाद क्या होगा, दिस दो वॉल्यूम ये आ गए, और फिर फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया हमने, फोर्सफुली एक्सपायर किया, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया हमने, तो ये वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। ओके, नॉर्मली जो हम रेस्ट के ऊपर वॉल्यूम ले रहे होते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम इंस्पायर करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने नॉर्मली एक्सपायर किया और हमने लाइक मैक्सिमली इंस्पायर किया, मैक्सिमम इंस्पायर करने के अंदर क्या आ जाएगा, ये दो वॉल्यूम आ जाएंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा और टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हमने मैक्सिमली जोर लगा के एक्सपायर किया, जो मैक्सिमली फोर्स लगा के हमने एक्सपायर कर रहे थे, हमने जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी निकाल दिए। ठीक है, ये भी निकाल दिए, सो दैट बिकम थ्री वॉल्यूम्स टुगेदर, दैट इज टाइडल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम हमारे पास जो वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, that can be drawn into the nerve, into the lungs over normal expirations। ठीक है, हमने नॉर्मली एक्सपायर की, एक्सपायरेशन की नॉर्मली, और उसके बाद मैक्सिमम फोर्स के साथ इंस्पायर किया हमने, वो जो हमारे पास व्हाट इज वॉल्यूम, सिंगल एक वॉल्यूम हम लें तो वो वॉल्यूम है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम बन जाती है तो कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम के अलावा जो हम मैक्सिमम एक्सपायर कर लें, मैक्सिमम इंस्पायर कर लें, वो वॉल्यूम जो मैक्सिमली इंस्पायर करें उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसी तरह वो वॉल्यूम जो हम किसी का क्वेश्चन है?
मैं दोबारा से बता देता हूँ, डू नॉट वरी। ओके, सबसे पहले हमारे पास होता है एक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। सेंटर पे जो ये वाली जो लाइन है, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? विदाउट टेंशन हम बैठे हुए हैं, नॉर्मली हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं। जैसे आप अभी नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, जो वॉल्यूम निकाल रहे हो, वो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 500 ml। ठीक है, उसको 500 ml कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml। ओके। अब जब आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप जो चीज़ इंस्पायर करोगे ना, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन जो करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, जब मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने, एक तो आप नॉर्मली इंस्पायर करोगे, 500 ml अंदर आ जाएगा, फिर जोर लगा के और इंस्पायरेशन करोगे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन में वॉल्यूम आएगा, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। वो वॉल्यूम जो वो वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के अलावा इंस्पायर करते हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम हमने, वो वॉल्यूम होता है जो एक्सपायर भी कर सकते हैं, इंस्पायर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो 500 ml होता है। अगर हमने टाइडल वॉल्यूम के अलावा कोई वॉल्यूम अंदर लिया है जोर लगा के, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने निकाल दिया है, ठीक है, 500 ml निकाल दिया है, जोर लगा के जो हमने और निकाला है, बाई निकाला, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो नीचे शो किया हुआ है, ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो जोर लगा के हमने बाहर निकाला। आर यू गेटिंग मी? नो? डॉक्टर साहब समझ आ रही है? डॉक्टर साहब अभी जिसने पूछा है, ओके, जो हमारे पास रेस्ट के ऊपर वॉल्यूम है, वो हम निकाल भी सकते हैं, उसको इंस्पायर भी कर सकते हैं, इंस्पायर एंड एक्सपायर। ठीक है, वो टाइडो वॉल्यूम है। जो टाइडो वॉल्यूम के अलावा हमने इंस्पायर किया है, बॉडी के अंदर लेकर आए हैं, मैक्सिमली इंस्पायर किया है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडो वॉल्यूम के अलावा जो हमने वॉल्यूम एक्सपायर किया है, फोर्सफुली एक्सपायर किया है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कैपेसिटी क्या होती है? वो वॉल्यूम जो कि हम मैक्सिमली इंस्पायर कर सकते हैं, द वॉल्यूम विच वी कैन इंस्पायर मैक्सिमली। ठीक है, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो इंस्पायर कर रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों मिलके क्या बना दें? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बना देंगे। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दिस वन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो दोनों वॉल्यूम को इंक्लूड करती है, टाइडल वॉल्यूम को भी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी। ठीक है, ओके। अब वो वॉल्यूम जो हमने नॉर्मली एक्सपायर किया है, एक्सपायर करने के बाद और लाइक मैक्सिमली एक्सपायर कर दिया हुआ है, नॉर्मली हमने ये वॉल्यूम एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम किया, उसके बाद हमने जो वॉल्यूम निकाला है, वो कौन सा होगा? दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाला रह जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमने टाइडल वॉल्यूम को निकाला है, निकालने के बाद जो वॉल्यूम अंदर रह जाते हैं, वो वॉल्यूम को कहते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या होती है? लाइक जो वॉल्यूम अंदर रह गया, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया हमने, ऑब्वियसली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो होगा नहीं ना हमारे पास ऊपर वाला, तो हमारे पास दो वॉल्यूम रह जाएंगे, नीचे वाले दो वॉल्यूम कौन से रह जाएंगे? एक रह जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वाला होता है जो कि लंग के अंदर प्रेजेंट होता है, नो मैटर हाउ मच फोर्स वी अप्लाई फॉर द एक्सपायरेशन। जितनी मर्जी जोर लगा लें हम, ये रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल सकते, ये लंग के अंदर रहते रहता है। और यही इसीलिए एमसीक्यूज पूछता होता है कि कौन सा वॉल्यूम है जो कि हमें कोलैप्स होने से बचाता है, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ही होता है जो कि लंग्स के कोलैप्स होने से बचाता है। और यही रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि स्पायरोमेट्री के अंदर हम मेजर नहीं कर सकते। सो वो वाले तमाम कैपेसिटीज जिनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता होगा, उसको हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की हमारे पास कितनी होती है? ओके, लेट मी क्लियर इट। ओके, जस्ट अगेन, आई एम फीलिंग यू पीपल आर नॉट गेटिंग दिस। ओके, आप लोगों को ये समझ आ रही है या कंफ्यूजन है अभी भी? ओके, शुड आई, आ रही है? अगर किसी को मसला है, कैन स्टार्ट विद अगेन जीरो। आ रही है? ओके फाइन। ओके, ओके, ओके।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हमारे पास 4 वॉल्यूम है, दिस इज़ अ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला, ठीक है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अंदर लेके जाना है हमने, ठीक है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम, वीटी, टाइडल वॉल्यूम। और ये हमारे पास क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला इतना, ओके? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा निकाल सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो लंग के अंदर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 4 वॉल्यूम है, ठीक है? ये इनकी तो समझ है हमारे पास। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, अब हमने कैपेसिटीज क्या होती हैं, जो दो वॉल्यूम मिलके, दो या तीन वॉल्यूम मिलके कैपेसिटीज बना देती हैं। अगर हम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिक्स कर दें, लाइक हमने कहा कि नॉर्मल जो अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, हमने नॉर्मल एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है? उसके बाद हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ड्रॉन इनटू द लंग, वो क्या कौन कौन सी होगी? एक तो ये टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पायर कर पाएंगे, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम अंदर लंग के अंदर लेके आ पाएंगे। इज दैट ओके? ये समझ आ गई? ये पॉइंट क्लियर है? दोनों को हम जब मैक्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग के अंदर लेकर आ, दोबारा बता देता हूँ कि हमने नॉर्मली टाइडल, रिमेंबर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये समझे, ये सबसे बेसिक चीज़ है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो रेस्ट के ऊपर हम या तो इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम करके कहते हैं, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम कैन बी इंस्पायर्ड एंड कैन बी एक्सपायर्ड। अच्छा, जो वॉल्यूम हम सिर्फ जोर लगा के इंस्पायर करते हैं, ओवर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम वॉल्यूम अंदर लेकर आते हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? वो यहाँ पे शो किया हुआ है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला सारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम लंग के अंदर लेकर आ पाते हैं विद फोर्स या विद आवर एफर्ट्स, ठीक है? उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अगर हमने नॉर्मली एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर लेकर आ सकते हैं, जितनी भी कैपेसिटी थी हम लेकर आ गए हैं, उसके उसका क्या मतलब है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम ले आए। पहले तो हमने जो जो टाइडल वॉल्यूम था वो अंदर लेकर आए, टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जो वॉल्यूम आ सकता था वो क्या आ सकता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ सकता था, वो भी हम ले आए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ले आए। तो हमारे पास दोनों मिक्सचर हो जाएंगे, सम हो जाएगा इन दोनों का। तो इस जो सम की वजह से दोनों का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है प्लस टाइडल वॉल्यूम होता है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक कैपेसिटी बन जाती है, जिसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इज दैट ओके? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का समझ आ गया? कोई हाँ ना तो वो, ओके फाइन। दूसरी दूसरी चीज, हमने टाइडल वॉल्यूम रेस्ट के ऊपर निकाला है, बाहर निकाल दिया, 500 निकाल दिया, ठीक है? नॉर्मली। और उसके बाद फॉर एग्जांपल इंस्पायर किया, पहले हम इंस्पायर किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन की है, टाइडल वॉल्यूम की हमने निकाली, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर पा रहे हैं, पहले तो हमने ये टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दिया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर कर रहे हैं इसका, उसके बाद हमने जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हमने एक्सपायर किया, ठीक है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स को जब दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दोनों के सम को क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है? जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या कैपेसिटी। ओके, रिमेंबर, अब टाइडल वॉल्यूम को हमने टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया है, ठीक है? लाइक नॉर्मल ब्रीथिंग करने के बाद हमें टाइडल वॉल्यूम को निकालना है। जो हमारे पास वॉल्यूम अंदर रह जाता है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है? ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल, ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? इज दैट क्लियर? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जो वॉल्यूम लंग के अंदर रह जाएगा, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है? ओके। अब
वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? रिमेंबर, हमने मैक्सिमली एक्सपायर किया, इंस्पायर किया। मैक्सिमली इंस्पायरेशन के अंदर हम कितनी क्या-क्या ले सकते हैं? हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं एंड टाइडल वॉल्यूम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमली इंस्पायर किया हमने। अच्छा, उस मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद क्या-क्या चीज़ें, सारे वॉल्यूम हम बाहर निकाल देंगे। रिजर्व वॉल्यूम के, रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा सारे वॉल्यूम बाहर निकाल दिए, ठीक है? फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। तो वो जो एक्सपायरेशन होगी और वो जो वॉल्यूम्स आ जाएँगे उसके अंदर, जिसके अंदर होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। इज़ दैट ओके? ये चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? What is tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume? और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, और हमारे पास वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है? एक होती है FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द 1 सेकेंड, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकंड। जो हमने पहले सेकंड के अंदर जितना जितना भी फोर्सफुली वॉल्यूम बाहर निकाल दिया है ना, उसको कहते हैं FEV1, ठीक है? जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है? इसीलिए तो हम FEV1 और FEV की रेशियो यूज करते होते थे फॉर द डिफरेंट लंग डिजीजेस के अंदर, FVC, ठीक है? ओके, दिस इज द चार्ट अबाउट हमारे पास जो सारी कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स और मैं रेशियो का भी एक्सप्लेन करते हैं डिजीजेस के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अभी मैं पहले आपको बेसिक बताइए कि व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज कैपेसिटीज, ठीक है? अब उसके बाद हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम्स की, इनकी वैल्यूज की। रिमेंबर, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3000 होता है, ठीक है? 3000, ओके, दिस इज 3000, ये लिखा हुआ है मैंने, 3000। जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 होता है, 500, और ये 11 और 12, ठीक है? और 12। सो इसी तरह आपने याद रखना है। सबसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3500, 11, 12, ठीक है? तो टोटल कितने बन जाएंगे ये? 58, यस, 5800। सो टोटल एग्जैक्ट वैल्यू इज 5800 होती है, ठीक है? हम 6 लीटर की बात कर रहे होते हैं, दैट इज 5800 ml और 5.8 लीटर। ओके, राउंड ऑफ करके हम वो कर देते होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि ये जो हमारे पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? 30, ठीक है, 35 होगी। इसी तरह हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी? यस, 2300, ठीक है? सो ये वैल्यू आपने इसी तरह याद रखनी है, चार के साथ, ऊपर 3000, 5000, 1100, 1200, ठीक है? 11, 12, 3500, 1100, 1200, ठीक है? सबसे नीचे वाले दो 11, 12 इजीली याद हो जाते हैं, और 3000 थोड़ा सा मसला करता है, 500 तो वैसे ही याद रहना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम। ओके, दूसरी हमारे पास अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीट्री, ऑप्शन देता हूं। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम भी नहीं होगा। यस, और यस, फंक्शनल रेसिडुअल, यस, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? सारे वॉल्यूम्स को प्लस कर दो, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी, जो कि 5800 ml की हमने बात की हुई है, ठीक है? ओके, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सेंटर पढ़ लिया, ब्रीथिंग का कंट्रोल सेंटर पढ़ लिया। उसके बाद हमने बात किया अबाउट डिफरेंट न्यूमोटेक्टिव एप्नोस्टिक सेंटर की, कीमोरिसेप्टर्स की बात कर ली, पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की, ठीक है? उसके बाद हमने वॉल्यूम्स की बात कर ली, कैपेसिटेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। जी, जी, जी। Okay, how we can differentiate between the different lung diseases, either it is restrictive lung diseases and obstructive lung diseases. Okay, FEV1 और FVC के साथ हम करते होते हैं ना, अक्सर हमें ये वो मसला करता होता है FVC। ओके, FVC, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या होता है, FEV1 क्या होती है।
FEV1 वो है जो कि हमने 1 सेकंड के अंदर जितना भी वॉल्यूम हमने निकाला है, वो वाला जो वॉल्यूम होगा उसको फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? और फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज़ फोर्स वाइटल कैपेसिटी? प्लीज़ लेट मी नो। ओहो! जी, जी। जी, जी, डॉक्टर साहब बोलें। अच्छा, चलें आप बताएँ। जी, जी। जी, ओके, एक्चुअली मैंने ऑटो ट्यून ऐड किया हुआ है। आई थिंक सो आई शुड चेंज द सेटिंग। मुझे था कि यहाँ पे जस्ट ऑटो एडमिट मैंने ऑन किया हुआ है, एक्सटेंशन डाली हुई है। अच्छा, ओके, चलें मैं उसको भी देख लूँगा। ओके, फाइन। आई विल लुक फॉर इट। अच्छा, चलें बताएँ फिर मुझे। स्क्रीन शो हो रही है? ओके, होस्ट सेटिंग में, ठीक है। ओके, फाइन। जी। अच्छा, मेरी अलग ही सेटिंग है, ठीक हो गया। चल, ओके जी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द अ लिटिल बिट एफर्ट। ओके, आपको समझ तो आ रही है ना लेक्चर की प्लीज़? ओके, फाइन। ओके, जस्ट ओके। वो देखिए वो पीछे रखा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एडमिट होता रहता है। कभी-कभी वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। ओके, फाइन। ओके, हमने बात कर ली थी। मैं कहाँ तक लास्ट पॉइंट, मैंने कौन-सा लास्ट पॉइंट बताया? मैंने लास्ट पॉइंट कौन-सा बताया प्लीज़ लेट मी नो? हाँ, हमने कर लिया ना कंप्लीट FEV1 और FVC, ठीक है? ये रेशो की बात करने लगे थे। ओके, प्लीज़ टेल मी कि FEV1 क्या होता है जो कि वॉल्यूम हमारे पास एक्सपायर करते हैं विदिन 1 सेकंड। FVC क्या होता है? कोई बता दो मुझे? फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ओके, टेल मी कि मैं अगर बात करूँ कि मैंने मैक्सिमली इंस्पायर किया है, मैक्सिमम आई हैव इंस्पायर्ड मैक्सिमली, ठीक है? मैक्सिमली इंस्पायर कर लिया है,
एंड देन एक्सपायर नॉर्मली, तो व्हाट विल बी दैट वॉल्यूम? कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी? ओके, मैक्सिमम इंस्पायर किया है और उसके बाद मैंने एक्सपायर कर दिया नॉर्मली। ओके, ओके, वाइटल कैपेसिटी। ओके फाइन, व्हाई वाइटल कैपेसिटी? ओके, रिमेंबर डॉक्टर साहब, ये मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवाना चाह रहा था। इन द वाइटल कैपेसिटी देयर द वर्ड शुड बी नॉट नॉर्मली, दैट विल बी द फोर्सफुली एक्सपायर्ड, ठीक है, नॉट नॉर्मली। जब फोर्सफुली एक्सपायर्ड की वो बात नहीं कर रहा तो वाइटल कैपेसिटी नहीं बनेगी, ठीक है। इफ इट सेज के फोर्सफुली एक्सपायर्ड, तब तभी जाके जो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम होगा वो निकलेगा, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपायर जब करेंगे तभी हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगा, तभी वो वाइटल कैपेसिटी बनेगी। अगर हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने जो मैक्सिमली एक्सपायर किया वही निकाल दिया, और वो क्या है, दैट विल बिकम्स क्या होगा फिर? मैक्सिमली एक्सपायर किया उसके बाद नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, तो फिर क्या होगा, कैपेसिटी क्या बन जाएगी? Inspired capacity. So that's are the things जो सीपीएसपी आपके साथ खेलता है। जस्ट अगर उसने फोर्सफुली की बात की होगी तो फिर आपका बनना है वाइटल कैपेसिटी। अगर वो नॉर्मली एक्सपायर की बात कर रहा है तो हमारे पास बन जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू डॉक्टर साहब, जो वाइटल कैपेसिटी बात कर रहे थे? ओके फाइन। ओके, FeV1 FVC। ओके, हमारे पास ये क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, इसको समझने पहले पहले मैंने हम दोनों टर्म्स का हमें पता है ये क्या मतलब होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ द एयर, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ द एयर। सो देयर विल बी रिटेंशन ऑफ द एयर इन द लंग, जिसकी वजह से हमारे पास लंग लंबे लंबे नजर आएंगे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगे मेजरली? ठीक है, सीओपीडी आ, ठीक है, सीओपीडी आ जाएगा जिसके अंदर एम्फीसीमा ब्रोंकाइटिस आ जाती है। और रिमेंबर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड chronic obstructive disease are the different things. COPD is the part of obstructive lung disease, ठीक है। COPD is a part of obstructive lung disease, not वो सेपरेट नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की से सारी एग्जाम्पल होते हैं, एस्थमा आ गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ गया, ब्रोंकिएक्टेसिस आ गए, तो इस इन चीज़ों के अंदर हमारे पास देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर वास्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, इंटरस्टिशियल आ जाती है, वो हमारे पास जो वर्कर एसोसिएटेड होती है, एनवायरमेंट एसोसिएटेड चीज़ें, वो सारी आ जाती हैं। बट द पॉइंट हेयर इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होता क्या है, देयर इज इनएबिलिटी ऑफ अ लंग टू एक्सपैंड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लंग टू एक्सपैंड। सो लंग के अंदर एयर कम आएगी, कम एयर आएगी, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन नहीं सही तरह हो सकती। अगर एक्सपेंशन सही तरह नहीं हो रही लंग की, तो इसका मतलब क्या चीज़ डिक्रीज हो गई है लंग का? यस, कंप्लाइंस। सो यहाँ पे ही हम कंप्लाइंस की बात करते हैं। कंप्लाइंस क्या होती है? कंप्लाइंस इज, ओके, मैं साथ साथ में कंसेप्ट भी दे जा रहा हूँ, साथ साथ में एमसीक्यूज के पॉइंट्स भी डिस्कस करे जा रहा हूँ, जो कि जिस हेल्प आउट होंगे आपको डायग्नोस करने में। कंप्लाइंस क्या होती है? ओके, चेंज इन वॉल्यूम विद पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, यही कंप्लाइंस होती है। चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन पर यूनिट प्रेशर। टोर के वाले से पूछा है, दैट इज अ यूनिट ऑफ, टोर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, हमारे पास क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास लंग, अच्छा, एज, ओल्ड एज के अंदर कंप्लाइंस ज़्यादा होती है कम होती है? लंग, ओके, रिमेंबर, ओल्ड एज की जब मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है डॉक्टर साहबा? डरो मत, मैं लंग कंप्लाइंस की बात कर रहा हूँ, आर्टरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कंप्लाइंस होती है लंग की, एक कंप्लाइंस होती है आर्टरी की, ठीक है।
जो लंग कंप्लायंस है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जो आर्टरी की कंप्लायंस है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करना, उल्टा तो नहीं बोल गया मैं? अच्छा, ठीक है। लंग कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है, आर्टीरियल की कम हो जाती है, ठीक है। डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स। अब दूसरा कंप्लायंस के हवाले से हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, लाइक सर्फेक्टेंट्स का रोल हमें पता होना चाहिए, सर्फेक्टेंट्स का रोल क्या होता है। ओके, सर्फेक्टेंट्स हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओके, यस, टाइप टू सर्फेक्टेंट्स। अच्छा, surfactant, surfactant, okay. These are produced by the type 2 pneumocides. अच्छा, उसके ना अक्सर वो अभी बात करते हैं कि जब सर्फेक्टेंट्स आ जाते हैं इनका क्या रोल होता है। डिक्रीज सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, लंग कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है, लंग कंप्लाइंस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, और हमारे पास लंग इजीली एक्सपेंड करेंगे कि नहीं? यस, लंग कैन एक्सपैंड इजीली। सपोज प्री टर्म बेबी है या फिर इट इज़ अ बेबी जिसके अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर लैमिलर बॉडीज आर द बॉडीज विच आर इन्वॉल्व इन द synthesis of the surfactant, synthesis, storage and release of the surfactant, जो कि लेमिनर बॉडीज इन द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। आपके पास अक्सर सिनेरियो आया होगा जिसके अंदर वो कहता है कि बेबी बॉर्न हुआ है, चेस्ट एक्सरे करवाया है, एटीलैक्टेसिस हुआ है। एटीलैक्टेसिस क्या होता है? Collapsed lungs, collapsed lungs. Atelectasis is, okay, remember, atelectasis is collapsed lungs, atelectasis। collapsed lungs होते हैं, उसको atelectasis कहते हैं, ठीक है। collapse कर जाते हैं। अच्छा, collapsed lungs हो जाते हैं, और हमारे पास एक इसका ऑपोजिट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लंग्स की एल्वेलाई, उसको क्या कहते हैं? एम्फीसीमा, एम्फीसीमा, द ऑपोजिट ऑफ द एटिलेक्टेसिस, एम्फीसीमा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वायर। ओके, एम्फीसीमा के अंदर सीओपीडी की जो होती है हमारे पास, एटिलेक्टेसिस के अंदर हमारे पास कोलैप्स कर जाती हैं। ओके, और हमारे एक्सरे पे फाइंडिंग क्या आती है? देयर इज पैची लंग्स, पैची पैची लंग्स हमारे पास आते हैं, वो इंडायरेक्टली हमें बता रहा होता है, एटिलेक्टिक एलोलाई की बात कर रहा होता है, और वो डिफेक्ट में ऑप्शंस में आपको दे देता है, there is defective laminar formation of type 2 pneumocytes. The laminar bodies are involved in the synthesis of the surfactants. अच्छा, एक surfactants का होता है हमारे पास कि ये कब बनते हैं? As early as, remember, two type 2 pneumocytes, 2 plus 2 is 2 plus 2 4, ठीक है। As early as 24 weeks surfactant can produce as early as 24 weeks। कैसे? 2 का ये टाइप 2 न्यूमोसाइट से बनते हैं, 2 का इसके आ गया, और दूसरा 2 प्लस 2 4, 24 वीक्स, ठीक है। इसी तरह हमने अगर 1 प्लस 1 कर दें दोनों के अंदर, एज लॉन्ग एज, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट बाय जेस्टेशन वीक, ऑलवेज प्रेजेंट बाय जेस्टेशनल वीक 1 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 3 35 वीक्स, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द टू वैल्यूज। ओके, एज अर्ली एज 2 plus 2, 2 plus 2, 4, 1 plus 1 as early as 35 weeks. Okay, 2 plus 1, 3, 4 plus 1, 5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आती है सर्फेक्टेंट्स की। ओके, दूसरी इधर बात करते हैं हम। सर्फेक्टेंट में हमारे पास लेसिथीन एक होती है, लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशो। व्हाट इज दैट पर्पस? लंग मेच्योरिटी को अगर प्रेग्नेंट हो बेबी और उसकी लंग मेच्योरिटी हमने देखनी हो इंट्रा यूट्रस के अंदर, तो हम लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशो देखते हैं ना। अगर हमारे पास सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होती तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं आरडीएस, ठीक है। एक धमाका करने वाला भी होता है, वो क्या होता है? आरटीएस होता है वो, जो धमाका गेज होता है। अच्छा, वो भी आरडीएस, आरडीएक्स होता है वो, आरडीएक्स धमाके वाला, ठीक है, आरडीएक्स। ओके, ओके, दैट इज लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो। अच्छा, क्या होती है हमें?
कोई रेशो आनी चाहिए जिससे पता चल जाएगा ये रेशो। यस, 2:1 इज नॉर्मल, इट्स मीन कि हमारे पास लंग मेच्योर हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी रेशो हो ना 1.5 to 1.9, 1.9, so it's mean that is partially chances of RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, 1.5 टू 1.9 तक, ये 2 वाला का। अगर 1.5 से 1.9 तक है, ठीक है, अगर 1.5 से कम है तो उसके चांसेस होंगे RDS, मोस्ट लाइकली देयर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द लंग मैच्योरिटी टू रेशियो 1, लेस्थिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो। अच्छा, इसके अंदर ना फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं ना इसके अंदर, मोस्ट सर्फेक्टेंट के अंदर फोस्फोलिपिड्स, उसको हम क्या कहते हैं? डी, ठीक है, डीपीपी सी। अच्छा, डाई पाल्मिटाइल फोस्फेटिडाइल कोलिन। अच्छा, द मोस्ट इबंडेंट फोस्फोलिपिड इज फोस्फेटिडाइलकोलिन। अच्छा, जो फोस्फेटिडाइलकोलिन होती है ना, फोस्फेटिडाइलकोलिन, ये हेड बनाता है ऑफ द फोस्फोलिपिड। इसके साथ जो डिफरेंट फैटी एसिड लगते हैं, जो हमारे पास अगर पाल्मिटिक एसिड लग जाए जो कि डीपीपी सी के अंदर लगा होता है पाल्मिटिक एसिड, तो इस वजह से हम इसको डाई पाल्मिटाइल फोस्फेटिडाइल कोलिन कहते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर, हमारे पास जो लेसिथीन होती है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोस्फोलिपिड्स जिनके अंदर फोस्फेटिडाइल कोलिन आता है। ठीक है। और वो स्पेसिफिक हमारे पास, ओके मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास लेसिथीन होती है ना, लेसिथीन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोस्फोलिपिड्स जिसके अंदर फोस्फेटिडाइल कोलिन हेड्स होते हैं। उनका जो स्पेसिफिक, जो मोस्ट अबंडेंट होता है सर्फेक्टेंट्स के अंदर, वो डीपीपीसी होती है, डाई पाल्मिटाइल फोस्फेटिडाइल कोलिन। ऐसी फोस्फेटिडाइल कोलिन फोस्फोलिपिड जिसके साथ पाल्मिटिक एसिड लगा होता है, उसको कहते हैं डाई पाल्मिटाइल, दो लगे होते हैं, डाई पाल्मिटाइल फोस्फेटिडाइल कोलिन। ओके, डू नॉट गो इन टू दैट डेप्थ, बस ये याद होना चाहिए कि 2:1 होती है, लेसिथीन स्फिंगोमाइलिन रेशो होती है, लेसिथीन क्या है, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स होता है। और वो हमारे पास सर्फेक्टेंट बनते कहाँ से हैं, डेफिशिएंसी हो जाए कितने वीक्स के अर्ली अर्ली होना चाहिए, और ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर 35 वीक्स। ओके, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है हमारे पास। ओके फाइन। अच्छा, दूसरी हमारे पास, अभी हम क्या बात कर रहे थे, अबाउट डिजीजेस, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। उसमें इसकी बात आ गई थी तो मैं इसके बारे में बताने लग गया। ओके, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फॉर एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द 1 सेकेंड। ओके, प्लीज लेट मी नो, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, ये रिटेन हो रही हैं, याद हो रही हैं चीज़ें? ओके। ओके, ओके फोर्स, वो मैंने अभी करवाया नहीं है डॉक्टर साहिबा, मैं अभी करवाने लगा हूँ उसको। ठीक है, अभी मैं कंप्लाइंस के हवाले से बता रहा था। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपन इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, देयर इज हमारे पास रिटेंशन ऑफ एयर होती है, रिटेंशन ऑफ एयर होती है। रिमेंबर, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर रिटेंशन ऑफ एयर होती है, तो हमारे पास FEV1 जो है, FEV1 जो कि पहले सेकंड के अंदर हमने हवा निकालनी है, वो ज़्यादा डिक्रीज होगी इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर। वी कैन नॉट एक्सपायर फोर्सफुली इन द 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। क्या चीज़ ज़्यादा डिक्रीज करेगी इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर? FEV1, it will be markedly decrease because of obstruction। हम ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है टू द फ्लो, आउटफ्लो ऑफ द एयरवे ट्रैक। ठीक है, एयरवे ट्रैक के आउटफ्लो में, सो रिटेंशन होना शुरू हो जाती है हमारे पास, और जिसकी वजह से लंग एक्सरे पे हमें लंबे लंबे नजर आते हैं। बट इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज व्हाट हैपन हेयर, एक तो वो रिस्ट्रिक्शन होगी टू द एक्सपेंशन, कंप्लायंस उसका कम हो जाता है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन होगी एक्सपेंशन में। और यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेटली टोटल लंग कैपेसिटी होगी,
वो कम होगी, ज़्यादा होगी? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर कम होगी। तो हमारे पास जो फ़ोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी, वो कम होगी, ज़्यादा होगी? वो भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है। और FEV1 जो होगी, फ़ोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, उसको मुझे बताएँ। आउटफ्लो ट्रैक के अंदर कोई मसला होगा? आउटफ्लो ट्रैक के अंदर जो हमने एक्सपायर करनी होती है इन द फर्स्ट सेकंड, FEV1 के अंदर, रिस्ट्रिक्टिव के अंदर। रिमेंबर, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, एक चीज हो गया। और हमारे पास जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी वो ऑब्वियसली मोर मार्केटली डिक्रीज एज कम्पेयर टू द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है। नो डाउट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर भी फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम होगी, बट इट विल बी मार्केटली डिक्रीज इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, क्योंकि कम हवा आएगी और कम एक्सपेंड कर पा रहा है वो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है। और जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है ना, इट कैन बी प्रोपोर्शनली डिक्रीज टू द फोर्स वाइटल कैपेसिटी, डिक्रीज कर सकती है प्रोपोर्शनल टू द फोर्स वाइटल कैपेसिटी, कि जितनी फोर्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज की है उतनी ही डिक्रीज कर जाए फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मार्केटली डिक्रीज कर गया फॉर एग्जांपल। तो फिर रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा? FEV1 और FEVC अगर प्रोपोर्शनली FEV1 रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर डिक्रीज कर रही है तो वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, नॉर्मल रहेगी। दैट्स वाई। और अगर वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज नहीं कर रही, वो कम डिक्रीज करती है। नॉर्मली ये कम डिक्रीज करती है क्योंकि हम एक्सपायर्ड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर थोड़ी सी हवा होती है और हम जल्दी से निकाल सकते हैं उसको। ठीक है। सो ये डिक्रीज होती है इन अ सेंस कि उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसके जो हम एक्सपायर कर रहे हैं वो कम ही क्वांटिटी को हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इन 1 सेकेंड के अंदर तो डिक्रीज तो होती है, डिक्रीज तो होती है, बट हमारे पास नॉट मार्केटली डिक्रीज। ठीक है, बट इट इज लेस डिक्रीज। सो दैट्स वाई अगर हमारे पास एफ ई वी मार्केटली डिक्रीज है और इट इज नॉट मार्केटली डिक्रीज, तो रेशो पे क्या होगा, इफेक्ट होगा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर? अगर एफ इंक्रीज इंक्रीज होगी ना, वाई मैं कह रहा हूँ कि मार्केटली डिक्रीज क्या होगी, FVC मार्केटली डिक्रीज होगी। ठीक है, जो कि ये तो होना ही होना है। FVC मार्केटली डिक्रीज होता है इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ये आपने याद रखना है। और मार्केटली डिक्रीज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दैट इज FEV1। ठीक है, ओके। और यहाँ पे दो चीज़ें, FEV1 रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। या तो वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज करती है FVC, जिसकी वजह से दोनों एक ही तरह के डिक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो हमारे पास नॉर्मल रहेगी। लेकिन समटाइम ये डिक्रीज करती है बट नॉट मार्केटली डिक्रीज, ओनली अ स्लाइटली डिक्रीज। तो हमारे डिनोमिनेटर ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, नोमिनेटर कम डिक्रीज हुआ ओवरऑल रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर या तो हमारे पास रेशियो नॉर्मल रहती है या इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे होते हैं एस्थमा के अंदर, MCQs आ रहे होते हैं हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वो ज़्यादातर क्या करता है, FEV1 और FEVC is less than 65%। 65%। वाई? एस्थमेटिक कंडीशन कौन सी है, ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर मार्केटली डिक्रीज क्या करता है, FEV1 नोमिनेटर विल बी मार्केटली डिक्रीज। सो ओवरऑल रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज हो जाएगी ना। हमारे पास नोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है, बट नॉट मार्केटली डिक्रीज। सो दैट्स वाई हम कह रहे होते हैं कि इन एस्थमेटिक पेशेंट जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, रेशियो इज अल्टीमेटली डिक्रीज। द FEV1 और FVC विल बी लेस देन 65% और 70%। ठीक है, इस वजह से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा, नॉर्मल हमारे पास कितनी रेशो होती है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, FEV1 और FV 80%। ठीक है, 80% नॉर्मल वैल्यू होती है, 80% नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ओके। और हमारे पास इसको अगर परसेंटेज हटा दें तो 0.8%। ओके, नो आई एम क्लियर हाउ यू कैन डिफरेंशिएट विद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज विद द हेल्प ऑफ FEV1 और FVC। एम आई क्लियर टू यू पीपल? किसी को क्वेश्चन है?
ओके फाइन। ओके डॉक्टर अली आपको क्लियर है? ओके डॉक्टर अली आर यू देयर? ओके फाइन, वो नहीं। ओके फाइन, ओके फाइन, ग्रेट। ग्रेट डॉक्टर अली। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट। ओके, आई एम फीलिंग आई एम वेरी स्लो। आई डोंट नो, डू यू पीपल फीलिंग कि मैं स्लो हूँ? ओके, नहीं, अच्छा, चलें। अ, अभी तो मैंने 2 कांसेप्ट डिस्कस किए हैं, 2-3 डिस्कस किए हैं एंड द टाइम इज़ गोइंग टू बी एंड। तो अच्छा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है इस वजह से। ओके, अच्छा चलें ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात कर लिए। ओके, लेट टॉक्स अबाउट द लंग। लंग के बारे में हम बात करते हैं उसके वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो के हवाले से। ओके, लेट मी टेक। ओके, इसके बाद हम ब्रेक करेंगे, रेस्ट बल्कि एंड हो जाएगा। ओके, यस आप लोगों की तो होगी है। तो व्हाट इज बाकियों की नहीं ना हुई अभी। एक मिनट ठहर जाए, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, 80% से क्या मुराद है? डॉक्टर साहिबा ये रेशो की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू बताई है मैंने आपको। 80% इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ एफ ई वी वन और एफ वी सी, नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसकी। दैट इज वट 80% इज। यल्ला हबीबी। अच्छा ये तो पुराना है यार, ये बंदा भी पुराना है। यल्ला हबीबी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ओके, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशो। ओके, दिस इज अ लंग। ओके, सीओपीडी वाले लंग। जोन 1 एपिक्स को कहते हैं। ओके, द वन जोन 1 जो कि एपिक्स है, ठीक है। ओके, एंड जोन 3। ओके, 1 एंड 3। ओके, बेस है। ओके, बिफोर गोइंग इनटू दैट जोन्स, हमारे पास ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट आते हैं ना। दिस इज ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। ओके, हमारे पास ये ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हमारे पास ये ट्रेकिया है। कैरिना। कैरिना किस लेवल पे डिवाइड करता है ब्रोंकस? T4 के लेवल। कैरिना, दिस इज एट द लेवल T4। सीपीएसपी ये एमसीक्यूज पूछता है, T4 के लेवल पे ये डिवाइड करता है कैरिना। ओके, मैं लॉजिंग ऑफ पार्टिकल्स की अभी बात नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज हमारे पास ये प्राइमरी ब्रोंकस आ गया। दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस। तो हमारे पास कार्टिलेजनल रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होती है? कार्टिलेजनस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होती है? ओके, कंडक्टिंग कहाँ तक होते हैं? टर्शियरी ब्रोंकस तक होंगे। टर्शियरी ब्रोंकस यहाँ तक, ये येलो तक शो होंगे। सो उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ओके। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट है। अच्छा, कंडक्टिव पाथवे के, ठीक है। उस हवाले से ठीक है, बट उसमें कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होती। मैं कार्टिलेज के हवाले से बात कर रहा था, ठीक है। डिस्टल टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के हमारे पास रेस्पिरेटरी जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है उसके बाद होते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर हमारे पास पूछते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर, ठीक है। वो ऑप्शन में दे देता है, एल्वुलाई देती है, और हमारे पास एल्वुलर सैक दे देता है, ब्रोंक्यूल्स दे देता है, और फिर ट्रेकिया दे देता है। तो फिर कौन सी ऑप्शन होगी? ट्रेकिया। ट्रेकिया बिकॉज ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस के अंदर हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और ऑनवर्ड हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा एमसीक्यूज ये पूछता है कि हमारे पास गोबलेट सेल कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? गोबलेट सेल। गोबलेट सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, टर्शियरी ब्रोंकस तक प्रेजेंट होते हैं। टर्शियरी ब्रोंकस तक प्रेजेंट होते हैं। और क्लारा सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लारा सेल।
yes, that is in the respiratory bronchioles, ठीक है। क्लारा सेल इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। एक तो कार्टिलेज का पूछता है, गोबलेट सेल का पूछता है, क्लारा सेल का पूछता है, और दूसरे सेल पूछता है डस्ट सेल। डस्ट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यस, दैट इज द एल्वियुलर मैक्रोफेजेस, जिनको कहते हैं डस्ट सेल, ठीक है। डस्ट सेल एल्वियुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर द सम सेल्स, और एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं। और जो किडनी के मैक्रोफेजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? किडनी के कह रहा हूँ, लिवर के, कपर सेल, ठीक है, कपर सेल। और स्किन के क्या कहते हैं? स्किन के लैंगर हंस, ठीक है। और ब्रेन के? ओलिगो क्यों कह रहे हैं? दैट इज अ ग्लाइल, ग्लाइल सेल, ग्लाइल सेल, ठीक है, ग्लाइल सेल। ओके, ग्लाइल सेल, दीज आर द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट। ओके फाइन, लेट्स बैक टू आवर सेगमेंट्स। ओके, लंग्स के सेगमेंट। ओके, हमारे पास एपिक्स है और बेस है। ओके, और ये ट्री आ गया हमारे पास ऐसे, रेस्पिरेटरी ट्री जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, इस तरह आ गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये किसको सप्लाई करती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? एल्वुलाई को या ओके, ओके, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई द एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होते हैं, जो एंड पे बनते हैं एल्वुलाई, वो पल्मोनरी आर्टरी से सप्लाई होते हैं, एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई। ओके, जो हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरी होती है, ये जो ब्रोंकस होते हैं, ये वाले ब्रोंकस, ब्रोंकियल आर्टरी, ये ब्रोंकियल आर्टरी से सप्लाई होते हैं। द पॉइंट एमसीक्यूज जो पूछता है ना, ब्रोंकियल आर्टरी का वो पूछता है, या तो वो पल्मोनरी आर्टरी का डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किसको सप्लाई करती है, या वो पूछता है कि जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है, ब्रोंकियल आर्टरी होती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। मोस्टली पूछता है वो राइट साइड की, राइट ब्रोंकियल आर्टरी। एक तो सप्लाई ये ब्रोंकस को करती है, और ये राइट ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? राइट सेकेंड इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। राइट सेकेंड इंटरकोस्टल आर्टरी से, सेकेंड इंटरकोस्टल आर्टरी से ब्रोंकियल आर्टरी निकलती है। इंटरकोस्टल आर्टरी जो कि हमारे पास थ्रेसिक एओर्टा से निकलती होती है। जो लेफ्ट साइड की होती है वो डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंडिंग थ्रेसिक एओर्टा। ओके, ओके फाइन, ओके, okay, please, this is not the right second, this is the right third intercostal space। Okay, please make it correct, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर अली। ओके, दैट इज राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। रिमेंबर, दैट इज राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, जहाँ पे राइट थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी जो कि हमारे पास थ्रेसिक एओर्टा से ओरिजिनेट करती है, वहाँ से आती है। ये इसका एमसीक्यूज पूछता है कि ब्रोंकियल आर्टरी जो है, राइट ब्रोंकस जो है, वो किससे सप्लाई होता है? दैट इज राइट थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। ओके, दूसरी हम बात करते हैं लंग्स के एपिक्स। वन, जोन वन होता है, उसको एपिक्स कहते हैं। जो बेस होती है उसको हम कहते हैं दैट इज थ्री, जोन थ्री को बेस कहते हैं, एपिक्स, और जोन थ्री को बेस कहते हैं। ओके, तो वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास एपेक्स के ऊपर क्या वेंटिलेशन कम होगी? ओके, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ओके, वेंटिलेशन एपेक्स पे कम होगी या नहीं? कम, ठीक है। ओके, जब हम ब्रोंकोस्कोपी कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ सबसे पहले नज़र आ रही होती है? राइट अपर लोब ब्रोंकस, राइट अपर लोब ब्रोंकस। ओके, हमारे पास वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन दोनों डिक्रीज कर रही होती हैं ऑन द एपेक्स के ऊपर, बट परफ्यूजन इज मार्केडली डिक्रीज्ड, ठीक है। सो ओवरऑल रेशो क्या होगी? रेशो क्या होगी? डॉक्टर साहिबा, इंक्रीज होगी ना, डिनोमिनेटर इज मार्केडली डिक्रीज्ड, ओवरऑल रेशो विल बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज वी 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 क्यू,
रेशो, ठीक है, डिक्रीज वी क्यू रेशो। अगर सिंपल वेंटिलेशन का पूछता है वो डिक्रीज होगी। अगर पूछे मार्केटली डिक्रीज एट द एपेक्स, दैट इज परफ्यूजन, ठीक है, दैट इज परफ्यूजन। और अगर वो पूछे व्हाट विल बी हैपन टू द वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशो, दैट विल बी इंक्रीज, रेशो विल बी इंक्रीज। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, डेड स्पेस, डेड स्पेस पे क्या इफेक्ट होगा, हम डेड स्पेस का भी अभी मैं बात करूंगा। डेड स्पेस क्या होती है? वो स्पेस जो कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसकी वो एयर की, उसको कहते हैं डेड स्पेस। मोस्टली कितनी वैल्यू होती है इसकी? 150, 150, 150 ml, जो कि नॉर्मली गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो डेड स्पेस होती हैं दो तरह की होती हैं। ओके, एक होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ओके, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो सम होता है दोनों का। ओके, ओके, फिजियोलॉजी, ओके, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर दो चीजें। जी जी, क्या कह रही हैं? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में दो आती हैं, एनाटॉमिकल एंड हमारे पास एल्वियुलर, ठीक है, एनाटॉमिकल एंड एल्वियुलर। ओके, ये दोनों मिलके हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बना देते हैं। वो वाली जो कि कंडक्ट, मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट डॉक्टर नूर। अच्छा, एनाटॉमिकल क्या होता है? जो कंडक्टिव हमारे जो ट्रैक होता है ऑफ द एयरवे ट्रैक, जो वो वाला एयर जो वहाँ पे पाई जाती है, उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। और दैट इज़ मोस्टली हमारे पास जो एल्वुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है, एल्वुलाई के अंदर, जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लाइक इन केस ऑफ सम डिजीजेस के अंदर कुछ एयर्स रह जाती है यहाँ पे जो कि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रही होती, तो हमारे पास वो वाली जो एयर होती है उसको एल्वुलर डेड स्पेस कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली इंडिविजुअल के अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है, क्योंकि जो एल्वुलर डेड स्पेस होती है नॉर्मल, दिस इज इन द केस ऑफ डिजीज केस के अंदर आ जाती है, नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल। एम आई क्लियर डॉक्टर नूर? डॉक्टर नूर क्लियर है आपको ये? ओके फाइन। तो हमारे पास वैल्यू नॉर्मली एमसीक्यूज के हवाले से 150 आएगी, हम कैलकुलेशन भी करेंगे अभी। तो डेड स्पेस का मैंने आपको बता दिया। ओके, सो डेड स्पेस हमारे पास एपेक्स पे क्या करता है? डेड स्पेस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? दैट विल बी इंक्रीज इन द जोन वन। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि परफ्यूम मार्केटली डिक्रीज होगी, markedly decreased हो रही है, so that's why the dead space is increased, ventilation perfusion ratio is increased, dead space is increased at the apex of the lung, ठीक है। अच्छा, बेस ऑफ द लंग जो कि जोन 3 को कहते हैं हम, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़, क्या इफेक्ट होगा वी क्यू रेशो पे? वेंटिलेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? ओके, वेंटिलेशन इंक्रीज होगी। और परफ्यूजन, perfusion will be markedly decreased because of effect of gravity, ब्लड विल ट्राई टू अकोमोडेट इन द लोअर एरिया, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, ब्लड लोअर साइड पे अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, तो दैट विल बी परफ्यूजन मार्केटली इंक्रीज। ओवरऑल रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेशियो पे डिक्रीज होगा। ओके फाइन। कंडीशन कंसिडर करते हैं हम जो सिनेरियो के अंदर पूछता है, सीओपीडी के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो की बात करता हूँ, और उसके अंदर मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल देयर इज वेंटिलेशन इज ज़ीरो, ठीक है, वेंटिलेशन इज ज़ीरो, तो ये कंडीशन कौन सी होगी? ओके, जो ऑप्शन, ओके, ज़ीरो द वेंट, ओके, यस, दैट इज फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है, वेंटिलेशन इज ज़ीरो, लाइक इन केस ऑफ सम सीवियर केसेस ऑफ सीओपीडी के केसेस हो गया, जिसके अंदर वेंटिलेशन हमारे पास ज़ीरो होगी, नो वेंटिलेशन एट ऑल, ज़ीरो होगी। तो हमारे पास जो रेशो होगी, नोमिनेटर किसी का भी ज़ीरो हो, तो हमारे पास रेशो हो जाएगी ज़ीरो, ज़ीरो, नो नो, ऊपर नोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, दैट इज ज़ीरो ना, रेशो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज शंटिंग, ठीक है, शंटिंग, दैट इज शंट। ओके,
ओके। अगर मैं बात करूँ कि परफियन हमारे पास ज़ीरो हो गई है, लाइक पेशेंट सिनेरियो में दे देता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म के सारे एमसीक्यूज में डिस्कस करूँगा कि एम्बोलिज्म हो गया, उसके अंदर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, वेंटिलेशन ज़ीरो होगी, तो हमारे पास वीक्यू पे क्या इफेक्ट होगा? परफियन ज़ीरो होगी हमारे पास, तो रेशो पे क्या इफेक्ट होगा? इन्फिनिट हो जाएगी। और ये जो ओके, इन्फिनिटी। तो एमसीक्यूज में हमसे आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो इज इंक्रीज। ऑप्शन देता हूँ, दैट इज डेड स्पेस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कौन सी ऑप्शन होगी? देखा, देखा, इसीलिए मार्क्स काटेगा आपके पे। नहीं होते हैं डॉक्टर साहब, किसने कह दिया? ठीक है। ओके डॉक्टर नूर, मैं मेरी भी सुन लें। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंप्लीटली obstruct करेगा पल्मोनरी आर्टरी को, देन इट इज डेड स्पेस। देयर इज चांसेस कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, देयर इज अ लिटिल बिट परफ्यूजन ऑफ द लंग, ठीक है, सो दैट कंडीशन विल बी नॉट डेड स्पेस, राइट डॉक्टर नूर, आर यू गेटिंग मी? जब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म वो यही बात कर रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करने की बात करें कि नो डाउट इन द पल्मोनरी एम्बोलिज्म द एंड फिजियो डेड स्पेस दोनों के अंदर हमारे पास जो वी क्यू रेशियो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, एक बात क्लियर है? डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस वो होती है जिसके अंदर परफ्यूजन ज़ीरो है, ठीक है, परफ्यूजन ज़ीरो है, डेड स्पेस उसको कहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हमारे पास देयर इज़ डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द लंग, ठीक है, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द लंग। अगर ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एम्बोलाई पल्मोनरी आर्टरी को, तब वो परफ्यूजन ज़ीरो होगी, तब वो कंडीशन हो जाएगी डेड स्पेस, ठीक है। अगर वो हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, सो उसके अंदर थोड़ी बहुत परफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, वीक्यू रेशियो तो डिक्रीज हो रही होगी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी आवर डेड स्पेस। एम आई क्लियर नो डॉक्टर नूर? बाकियों को समझ आ गई है? व्हेन यू हैव टू prioritize among the both, the dead space should be the priority. जी, जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा। अगर कंप्लीटली पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो परफ्यूजन ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है? इट विल बी डिक्रीज़ लेस देन लाइक 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी वो, ठीक है? वो कंप्लीटली ज़ीरो नहीं होगी। डॉक्टर नो, एम आई क्लियर टू यू पीपल? सभी को ये पॉइंट क्लियर है? बाकी सभी को समझ आ गई है? प्लीज़ लेट मी नो अगर किसी को मसला है अभी। किसी को मसला है प्लीज़। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, हमारे एमसीक्यूज में वो हमसे पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हमारे पास वी क्यू रेशियो इज इंक्रीज्ड, ठीक है, वो ऑप्शन के अंदर हमारे पास वो शंट भी दे देता है, शंट भी दे देता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी दे देता है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी दे देता है। तो हम कंफ्यूज ज़्यादातर हम जाके ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म को क्लिक करते हैं जाके, क्योंकि ये हमें ज़्यादा अपीलिंग करती है। दैट इज़ अ ब्लंडर, ठीक है, जो कि ब्लंडर है। हमने शंट को प्रेफर करना है। शंट क्या होता है? देयर इज परफ्यूजन इज जीरो, नो परफ्यूजन एट ऑल, तभी शंटिंग उसको कहते हैं हम। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर देयर मे बी शंटिंग एंड देयर मे बी डिक्रीज परफ्यूजन, ठीक है। सो जो शंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो परफ्यूजन है वो जीरो हो गई है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे लोथरा आया खून का, उसने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास या तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, परफ्यूजन जीरो हो सकती है, या तो हमारे पास वो डिक्रीज परफ्यूजन करवा सकता है, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है आर्टरी को, तो उसके अंदर परफ्यूजन तो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वीक्यू रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, बट देयर विल बी नो शंटिंग, ठीक है। जो शंटिंग के अंदर क्या होता है कि परफ्यूजन जीरो हो जाती है। शंटिंग को और
ओ डेड स्पेस, सॉरी यार। ओके, दैट इज़ डेड स्पेस, सॉरी। मैं शंटिंग शंटिंग करी जा रहा हूँ, दैट इज़ डेड स्पेस, सॉरी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ओके, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो के अंदर, ओके मैं हिल गया हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ओके, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि कौन सा इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज किस में करता है, उसने डेड स्पेस दिया होता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म दिया होता है। दैट इज व्हाट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने डेड स्पेस को प्रायोरिटाइज करना है, नॉट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर, प्लीज लेट मी नो। ओके, ओके डॉक्टर नूर, आपको समझ आ गया, बाकियों को समझ आ गया? जी डॉक्टर हलीम, इकरा हलीम, प्लीज प्लीज लेट मी नो। परफ्यूजन हमारी ज़्यादा होती है ना, मार्केटली इंक्रीज होती है परफ्यूजन। वेंटिलेशन से परफ्यूजन ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो देखें ना, डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज है एज कम्पेयर टू द नोमिनेटर। ओवरऑल रेशो पे इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल रेशो तो डिक्रीज होगी ना, परफ्यूजन तो मार्केटली इंक्रीज कर रही है। एम आई क्लियर? ओके, और ये वाला जो मैं शंटिंग शंटिंग की बात कर रहा था, दैट इज नॉट शंटिंग, दैट इज डेड स्पेस, डेड स्पेस जिसके अंदर परफ्यूम जीरो हो जाती है। ओके जी। अब ओके फाइन, आई थिंक सो आई शुड डिसमिस हियर। ओके, अ लिटिल बिट स्टार्टिंग है पल्मोनोलॉजी की, इसी वजह से मैं स्लो हूँ, अदरवाइज मैं इतना नहीं करता। ओके फाइन। जी जी, दो करें, एक ना करें। लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हैंड, ओके। ओके, वो पता क्या कहता है, वो कह रहा होता है, शो के हवाले से बात कर रहा होता है कि दो तीन पॉइंट्स हैं, रिमेंबर। ओके, एक जब हम बात कर रहे होते हैं ना अल्टीट्यूड की, एक्लेमेटाइजेशन जब कहते हैं। ओके, ओके, पहाड़ी इलाकों में जाना है हमने, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जाना है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों पे गया है बंदा, एक्लीमेटाइजेशन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया, ठीक है। डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन हो रही है, ऑक्सीजन टेंशन हमारे पास कम कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, हमारे पास देर इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज वेंटिलेशन होगी, ठीक है, इंक्रीज वेंटिलेशन होगी। अब इंक्रीज वेंटिलेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा? देर विल बी, देर विल बी washing out of carbon dioxide from the body, ठीक है, washing out of carbon dioxide from the body। so due to washing out of increased ventilation की वजह से, washing out of कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। एम आई क्लियर डॉक्टर नूर? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। दूसरी पॉइंट्स हमसे पूछता है शोक के हवाले से। एक बंदा शोक, ओके, वो मैं बोहर इफेक्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं बोहरा फैक्टर आपको बताऊँगा, अभी मैंने बताया नहीं है आपको वो ना, पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं वो बताऊँगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? और शौक के हवाले से ये होता है कि शौक के अंदर गया हुआ है पेशेंट, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है शौक के अंदर, ठीक है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है शौक के अंदर, और उसको कंपनसेशन करने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। अल्कोलोसिस क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसके अंदर इंक्रीज हमारे पास जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो कम है या ज़्यादा है, दैट इज कम हो गई कि ज़्यादा हो गए? कम हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे। और उसके उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉशिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रीथिंग वेंटिलेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अगर वो कहता है कि अनकम्पनसेटेड शोक है, उसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा,
और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा कि वो ब्रीथिंग वेंटिलेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अनकम्पनसेशन हो रही है और एग्रीवेशन ऑफ कंडीशन हो रही है। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट कंपनसेशन के हवाले से थोड़ा सा एमसीक्यूज हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, अभी ना मैंने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई एम लिटिल बिट स्लो, आई नो, जस्ट टू मेक अ बेस ऑफ यू पीपल। ओके, जस्ट लेट अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। ओके, डॉक्टर यशरा अली, आर यू देयर? ओके, प्लीज टेल मी कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर बीटामिथासोन देते हैं या डेक्सामिथासोन देते हैं? प्रायोरिटाइज क्या होती है? Yes, the beta methasone is prioritized